नमस्कार दोस्तों, क्रैप्स क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत के सामान्य परिचय का तीसरा और अंतिम पार्ट की ओर मूव करेंगे। तो तीन हम चीज़ें पढ़ चुके थे। पहला था आपका भारत के डिफरेंट नेम्स, और दूसरा था आपका एरिया, और तीसरा था आपका इंडिया की बाउंड्रीज़ के बारे में। अब हम चौथा और पाँचवा दैट इज़ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, भौगोलिक विस्तार, एंड फिफ्थ वन इज डिस्टेंट पॉइंट्स, दूरस्थ बिंदु, दोनों को साथ साथ करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूं। अगर मैं इस तरीके से अपनी अर्थ मान लूँ तो इस पृथ्वी के ठीक बीच से एक लाइन गुजरती है, दैट इज 0 डिग्री इक्वेटर। ये 0 डिग्री इक्वेटर क्या करती है, इसके ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ हेमिस्फीयर में और नीचे वाले हिस्से को साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ठीक है, तो जैसे ही आप नॉर्थ की तरफ चलोगे तो यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री इस तरीके से चलता चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट जहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ होगा इसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, इस तरीके से चलते आइए, और यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिलेगा वो होगा 90 डिग्री साउथ, और इस पॉइंट को बोलेंगे साउथ पोल। तो जब आप नॉर्थ पोल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक लाइन मिलेगी, उस लाइन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से जब साउथ की ओर आएंगे तो आपको 23.5 डिग्री साउथ पे एक लाइन मिलेगी, इसे बोला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन, को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड लाइन को हमने 0 डिग्री मान लिया, उस 0 डिग्री के इधर वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसको वेस्ट बोलते हैं, और इधर वाले क्षेत्र को हम ईस्ट बोलते हैं। तो ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अभी हम इतना समझते हैं, इसका डिटेल लेक्चर आगे आने वाला है। अपनी समझ के लिए हम एक बार फिर से बनाते हैं। ये मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर हो गई आपकी, और ये आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गई। तो इसके ऊपर वाला पूरा एरिया है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर वाला जितना भी क्षेत्र है आपका नदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो इंडिया की पोजीशन कुछ ऐसी है, इंडिया के ठीक बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, इस तरीके की पोजीशन है इंडिया की। यानी कि इसके ऊपर जितनी भी सारी चीजें होंगी ये सब नॉर्थ में काउंट होंगी। ठीक है, और नीचे की सारी चीजें जितनी भी होंगी वो साउथ में काउंट होंगी। इस वाले गोलार्ध के हिसाब से इधर वाले पूरा एरिया ईस्ट में काउंट करेगा, और इधर वाला पूरा वेस्ट में काउंट करेगा। तो हम एक चीज समझते हैं, इंडिया का जो नॉर्थर्न पॉइंट है वो कहां पर है, अर्थ के हिसाब से नॉर्थ में है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट भी अर्थ के हिसाब से कहां पर है, नॉर्थ में है। ठीक, इसी तरीके से अब ये वाली लाइन लीजिएगा, तो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो भी कहां पर है, ईस्ट में, क्योंकि ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी आपका कहां पर है, ईस्ट में। ये चीज समझेंगे, फिर से समझेंगे एक बार और। 0 डिग्री से ऊपर है पूरा इंडिया, इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो भी नॉर्थ में है, और इंडिया का जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है वो भी ईस्ट में है। ये चीज समझ में आई? ठीक है, चलिए अब यहां समझते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। यहां पर कुछ आइलैंड्स हैं, इसको हमने बोल लिया अंडमान निकोबार। तो इंडिया के हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारे मेन लैंड है उससे भी ज़्यादा नीचे जाके होता है, ओशन में मिलेगा, वो मिलेगा हमें अंडमान निकोबार में। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं, भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें लिखूंगा, वो आप बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही याद जरूर करिएगा। चलिए मेरे साथ साथ बोलेंगे। ये सबसे छोटा पॉइंट है, यहाँ पे एक चीज़ याद करिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, याद हुआ, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। आपसे पूछा जाता है इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट का लैटिट्यूड बताइए, तो आप बोलोगे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अच्छा, इधर 4 6, तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 डिग्री, पीछे वाली वैल्यू यहीं से कॉपी कर दीजिएगा, 4 मिनट नॉर्थ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया के मेन लैंड का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट का, इंडिया की मेन लैंड के सदर्न मोस्ट पॉइंट का लैटिट्यूड बताइए, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे 6 से स्टार्टिंग करी थी, यहाँ पे भी 6 से स्टार्टिंग करेंगे। 6 में एक बढ़ाइए 7 6 का हाफ करिए 3, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये इंडिया का सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट का लैटिट्यूड हुआ। ठीक है, चलो अब और कुछ समझते हैं। अगर हम बात करें उर्दू लैंग्वेज की, तो उर्दू लैंग्वेज ऐसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है। सभी बच्चों को पता है कि उर्दू लैंग्वेज ऐसे लिखी जाती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर मैं उर्दू लैंग्वेज में 786 लिखूं, 786,
उर्दू लैंग्वेज में 786 लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? देखिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 786 ऐसे तो लिखेंगे। तो इंडिया का जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये हुआ आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। याद करिएगा, इंडिया का सबसे वेस्ट पॉइंट भी ईस्ट में आ रहा था, ईस्ट में आएगा। चलिए अब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो क्रेप्स क्लासेस का एक रेडियो चैनल चलता है, वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, कोई चैनल नहीं चलता है। ये हमने भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर लिया। अब हम डिस्टेंस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि ये जो पॉइंट्स बताएं यहाँ पे कोई लोकेशन भी, कोई जगह भी तो होगी, तो उन जगह के बारे में बात करते हैं। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट बताइए, तो आपका जवाब होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अगर ऑप्शन में आपको पिग्मेलियन पॉइंट मिलता है तो पिग्मेलियन पॉइंट भी इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन बनेगा आपसे, भारत की मुख्य भूमि में स्थित, भारत के मेन लैंड में स्थित इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट बताइए, तो यहां पे आंसर होगा आपका कन्याकुमारी। अगर ऑप्शन में केप कॉमरिन होता है तो आप इसमें केप कॉमरिन भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताइए। सरक्रीक, ग्वार माता, जैसा ऑप्शन में हो उस हिसाब से पिक करेंगे। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताइए, सबसे पूर्वी बिंदु बताइए। वालंगड़ू या किविथू, जिस प्रकार से ऑप्शन में होगा वो हम यहां पे सही करेंगे। इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उत्तरी बिंदु बताइए, तो इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु होगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी। आप इसको अपनी कॉपी में, अपनी किताबों में बहुत अच्छे से नोट करिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, बहुत आवश्यक हैं आपके लिए। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ और मिटाने के बाद मैं इसके अगले टॉपिक की ओर मूव करता हूँ। वो है हमारा भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो अब हम समझते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। चलिए बच्चों, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ गुजरती है, क्या लोकेशन है, इस चीज़ को हम पूरा समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये क्या होती है। तो भारतीय मानक समय रेखा एक इमेजिनेबल, मतलब काल्पनिक रेखा है, जो हम मानते हैं कि इस रेखा से जो समय हो रहा होगा उसी रेखा के हिसाब से हम पूरे भारत में, अपने पूरे भारत में वो समय मानेंगे। इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हकीकत में है क्या चीज़, जरा ये चीज़ समझो। अगर हम ईस्ट से लेके वेस्ट का एक्सपेंशन देखेंगे, भारत का ईस्ट से लेके वेस्ट का एक्सपेंशन देखेंगे, जैसा कि हमने अभी अभी समझा, ईस्ट में आपका है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और इधर है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अगर हम इंडिया का ईस्ट से वेस्ट का एक्सपेंशन देखेंगे तो दूरी के बारे में हम बात कर चुके हैं, यह है करीब 29-33 किलोमीटर। और जबकि इसके हम अक्षांशी विस्तार की बात करेंगे तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और इधर आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। तो इससे क्या होता है ये थोड़ा समझने का मैं आपको प्रयास कराता हूँ। ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 जो 25 है, इसको मैं राउंड ऑफ करके 3 कर सकता हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपका 97 डिग्री 25 3। अब 3 यहाँ है, 7 यहाँ है, 3 यहाँ है, 7 यहाँ है। यहाँ का 7 हटा के अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये पूरी वैल्यू 1 बनेगी और ये 97 से हट के 98 डिग्री हो जाएगा बेटा। कोई समस्या? फिर से समझो क्या किया मैंने ये किया कि जो 6 इसका 7 और इसका 25 ये दोनों जोड़ दिए, इसको राउंड ऑफ करके 3 किया और इसमें से एक वैल्यू बढ़ा के 98 कर दी। कोई समस्या नहीं।
इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। कितने डिग्री का आएगा? 30 डिग्री का। अगर किन्हीं दो जगहों पे 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ रहा है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पर टाइम डिफरेंस हो जाएगा आपका 2 घंटे का। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भारत में 97.25 डिग्री ईस्ट, जो जगह अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, अगर वहाँ पे सुबह के 6 बज रहे होंगे, अगर सुबह के 6 बज रहे होंगे, 6 इन द मॉर्निंग होगा यहाँ पे, तो वहीं उसी समय यहाँ पर जो टाइम है वो 4 इन द मॉर्निंग होगा। यानी जो वेस्ट में जो टाइम है वो ईस्ट से 2 घंटे पीछे चलेगा। तो पूरे इंडिया में इतनी बड़ी इंडिया टाइम की समस्या रहेगी, तो इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया कि एक रेखा बनाते हैं और उस रेखा पे जो समय हो रहा होगा, उस स्थान पे जो समय हो रहा होगा, वही पूरे भारत में समय चलेगा। इर्रेस्पेक्टिव कि वहाँ पर क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम पे जो टाइम हो रहा है वही हमारे पूरे भारत में चलेगा। तो क्या किया गया, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड किया गया और हमने ये डिसाइड किया कि एक लाइन है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, तो 82 एंड हाफ ईस्ट को हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन घोषित की। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय मानक समय की रेखा कितने देशांतर से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर होगा 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्व से होकर गुजरती है। पहली चीज कहाँ पर स्थित है, तो आपसे ऑप्शंस जिस हिसाब से पूछे जाएं, पहला तो ऑप्शन आपसे प्रयागराज या इलाहाबाद आ सकता है। पहला तो ऑप्शन आपसे प्रयागराज या इलाहाबाद जैसा ऑप्शन में उस हिसाब से लिखिएगा आप। कई बार ऑप्शंस मिर्जापुर भी देखा गया है, कुछ जगह ऑप्शंस में नैनी भी आया है। तो जिस हिसाब से आपके पेपर में ऑप्शन होगा आप उस हिसाब से टिक करेंगे। 2 ऑप्शंस नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा। चलिए, अच्छा ये तो हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दिस लाइन पासिस फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स। ये रेखा जो है आपकी वो 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। सबसे पहले गुजरेगी आपकी उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उसके बाद उड़ीसा आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, उड़ीसा आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पहले आंध्र प्रदेश लिख दिया, फिर उड़ीसा लिख दिया। तो उसको याद कैसे करेंगे? याद करने का बहुत आसान सा तरीका कि आपकी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो उमा को बुला रही है। क्या कह रही है? उमा चली आओ, उमा चली आओ। उ माँ चली आओ। उ से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, चा से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश और ओ से उड़ीसा। ये आपका ऑर्डर है। इस तरीके से इन 5 स्टेट से आपकी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से पास होती है? तो सिंपल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स, 8 राज्यों से पास होती है। 8 स्टेट्स कोई बता सकता है? जी बता सकते हो, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर से समझाता हूँ बच्चों आप लोगों को। एक लाइन याद करिएगा। क्या? देखो ये लाइन है, गरम गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी। क्या लाइन है बेटो? गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी, गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। वैसे ही मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा, तुम्हारा दिमाग भी ऐसे ही चलता है ना। जी से आपका गुजरात, जी से आपका गुजरात बेटा। आर से आपका राजस्थान, एम से आपका एमपी, CH से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, जे से झारखंड, W से वेस्ट बंगाल, तेरी से त्रिपुरा और मेरी से मिजोरम। आसान है। गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी, जी से गुजरात, रा से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, फिर आपका चाय से छत्तीसगढ़, जे से जैसी तो झारखंड, W से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तेरी से त्रिपुरा, मेरी से मिजोरम। तो
तो आसान सा है बच्चे। अब हम समझ लेते हैं इंडियन क्लाइमेट्स, भारतीय जलवायु के बारे में। तो होता क्या है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है। ये रही आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा के जो नीचे वाला स्थान है, नीचे वाली जगह है, वो हमेशा गर्म रहती है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, ये कही जाती है आपकी उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, ये होगा आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और इसके ऊपर वाला क्षेत्र है, कर्क रेखा के ऊपर वाले राज्य के बारे में अगर बात करें, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे क्षेत्र तो ये गर्मी में गर्म हो जाते हैं, सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ के जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो क्षेत्र, इसको बोला जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इस टॉपिक को मैंने बहुत शॉर्ट में, इस टॉपिक का हमने सिर्फ ये समझा है कि कर्क रेखा किस हिसाब से डिवाइड करती है। बाकी जब हम क्लाइमेट्स पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में कई सारे टॉपिक्स का बेसिक्स यूज़ किए गए हैं, उन रेस्पेक्टिव टॉपिक्स को हम डिटेल में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरे लेक्चर आपको तीनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, अच्छे से लिखिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट कर ये भी बताएं कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, और आपको कौन सी चीज़ हमारी अच्छी लग रही है, हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।